हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक आर्टिकल है, द EU's न्यू क्रिप्टो लेजिस्लेशन। अब देखिए, इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ इस बार के प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। बहुत सारी चीजों के हम 50 साल पूरे कर रहे हैं या 10 साल पूरे कर रहे हैं या 20 साल पूरे कर रहे हैं, और जैसा कि मैं बहुत बार आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, इस तरह की जो गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली हम ये कंप्लीट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैं आपको बहुत बार ये बता चुकी हूँ कि पॉक्सो को आप कवर करके जाइए अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पॉक्सो के हमने 10 साल कंप्लीट किए हैं 2022 में। ओके, तो पॉक्सो का क्या 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, क्या इसमें चैलेंजेस हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर करके जाना है GS1 या GS2 के पर्सपेक्टिव से। मोस्ट प्रोबेबली GS1 में आएगा। अब साथ ही में देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के हम 50 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि केशवानंद भारती जजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इससे रिलेटेड तो रिसेंटली हमने पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ देखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नॉर्थ स्टार है या नहीं है, ये सारी चीजें भी हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं पॉलिटिक्स में भी। और साथ ही में उसके 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कैसे पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में ये एक लाइन ड्रॉ करता है, ये कैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है या नहीं है, ये सब कुछ आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ के जाना है और प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से पढ़ के जाना है। तो 3 चीजें अभी मैंने आपको बताई, पॉक्सो, प्रोजेक्ट टाइगर और केशवानंद भारती। अगर और इन द ड्यू कोर्स कुछ चीजें आती रहेंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी उन सारी चीजों के बारे में। ओके, अब देखिए, जो आज का पहला आर्टिकल है, EU's न्यू क्रिप्टो लेजिस्लेशन, ये कैसे आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है और कैसे आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है। पहली बात तो देखिए, अगर आप PYQs उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बार यूरोप से रिलेटेड जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था बहुत डायरेक्ट, और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, और वो वैसे तो बहुत सिंपल है, अगर आपने कवर किया है तो 1 सेकंड में आप उसका आंसर मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो आप डेफिनेटली उसका गलत आंसर मार्क करके आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वन लाइनर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन होता है। और अगर आप PYQ उठा के देखेंगे तो एक बार एक कुछ इकोलॉजी से रिलेटेड एक लेजिस्लेशन या कोई एक डिजिटल कोई पर्सपेक्टिव से रिलेटेड एक लेजिस्लेशन आई थी, और वो भी यूरोप ही लेके आया था, EU ही लेके आया था। तो स्पेसिफिकली यही पूछा हुआ था कि ऐसा कुछ आया है, विच कंट्री और विच यूनियन हैज ब्रॉट दिस अप, तो उसका आंसर यूरोप था। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी, क्योंकि पहली बार संसार में कोई क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन ला रहा है, तो इस बार के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि ये कौन सा देश या कौन सा यूनियन या कौन सी बॉडी लेके आई है। ठीक है, अब ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेंस में क्रिप्टो से रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड बहुत ही फुल फ्लेज्ड एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंडिया भी, अब हम देखें अपनी जो G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान भी काफी एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमें क्रिप्टो रेगुलेशन के बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक कंट्री अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है या इस तरह की चीजें हैं, इट ट्रांसेंड्स द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, सो एवरीबडी वुड हैव टू डेफिनेटली कम टुगेदर। सो लॉट ऑफ टॉक्स एंड अ लॉट ऑफ पुश फ्रॉम इंडियन साइड, राइट। हमने अपने 2 साल के पहले बजट में भी कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड टैक्सेशन को अनाउंस किया। हम अभी भी बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड। हमने पिछले साल 2022 में बहुत सारे क्रिप्टो रिलेटेड फेलियर्स देखे हैं, बैंकरप्सीज देखी हैं। तो क्रिप्टो के ऊपर जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप प्लीज, इंडिया अगर इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए या ले सकती है, उसमें एक वे फॉरवर्ड में या एक जब आप कोई सजेशन दे रहे हैं तो आप बिल्कुल लिखिए कि EU टाइप हमें क्रिप्टो लेजिस्लेशन चाहिए, और उसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। ओके, तो अभी तो हमने बहुत ही सिंपलिस्टिक और जर्नलिस्टिक बातें कर ली। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको क्या लिखना है या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपसे क्या पूछा जा सकता है।
यूरोपियन पार्लियामेंट, आप जानते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है 27 कंट्री ब्लॉक की, यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है संसार का पहला सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स to bring largely unregulated cryptocurrency markets under the ambit of regulation by government authorities. रेगुलेशन का नाम है माइका। तो जब आप अपने आंसर में लिख रहे हैं तो यूज माइका एग्जाम्पल करके आप लिख सकते हैं कि हमें भी कुछ ऐसी तरह की जरूरत है। Okay, the regulation called markets in crypto assets MiCA will come into force जब इसको फॉर्मल अप्रूवल मिल जाएगा मेंबर स्टेट से। अब रेगुलेशन क्यों लाई गई है? Why the regulation? आप जानते हैं कि इस तरह का कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क माइका जैसा अगर होगा 27 कंट्रीज के लिए यूरोप की, तो ये ना ही केवल हार्मोनाइज कर देगी क्रिप्टो इंडस्ट्री को, बल्कि साथ ही में इट वुड ऑल्सो गिव द EU अ कंपेटिटिव एज इन इट्स ग्रोथ कंपेयर टू US और यूके, क्योंकि US और यूके कंपेटिटर है यूरोपियन यूनियन का क्रिप्टो मार्केट में या इस तरह की ट्रेडिंग मार्केट में। लेकिन क्योंकि US और यूके में कोई भी इस तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या प्रमोशनल फ्रेमवर्क नहीं एग्जिस्ट करता, तो एक कंपेटिटिव एज भी EU की मार्केट को अब मिल जाएगा। और साथ ही में US में, यूके में या और किसी कंट्री में कोई क्लैरिटी ही नहीं है, क्रिप्टो कंपनीज को ही नहीं पता कि उन्हीं को क्लैरिटी नहीं है कि कैसे रन करने हैं उनको अपने बिजनेसेस, और उनके केस में भी बहुत ज्यादा बैंकरप्सीज इसी वजह से हो रही हैं। तो एक कंपेटिटिव एज भी है, ऑफ कोर्स इट इज अ गुड थिंग ऑल्सो। मोर इम्पोर्टेंटली आप जानते हैं 2022 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सम ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स एंड वाइप आउट क्रिप्टो इंडस्ट्री में हमने देखे, बैंकरप्सीज, फ्रॉड स्कैंडल्स, राइट। जैसे कि हमने क्रिप्टो एक्सचेंज FTX, उसका कोलैप्स देखा, बहुत डिटेल में इसे डिस्कस भी किया। साथ ही में जो फेलियर हुआ है टेरा लूना क्रिप्टो करेंसी का, और उसका जो एसोसिएटेड स्टेबल कॉइन था उसका भी। अब देखिए, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हम आगे इसका जिक्र करेंगे कि क्या डिफरेंस है बिटकॉइंस या इथीरियम या इस तरह के जो आप यूजुअली जब भी क्रिप्टो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये शब्द आ जाते हैं, तो क्या डिफरेंस है इन तरह के वर्ड्स का स्टेबल कॉइन से। ठीक है, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि स्टेबल कॉइन्स क्या है। अब देखिए, स्टेबल कॉइन में दो शब्द हैं, अगर हम इसको ब्रेक करें, स्टेबल कॉइन में एक शब्द है स्टेबल और एक शब्द है कॉइन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिप्टो को थोड़ा सा स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके प्रीलिम्स में आइए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो स्टेबल कॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी ही है, लेकिन हम क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बैक करवाएंगे किससे, जो एग्जिस्टिंग फिएट करेंसीज है, एग्जिस्टिंग कोई स्टेबल कमोडिटीज हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने कहा कि डॉलर इसको बैक कर रहा है, इस स्टेबल कॉइन को, इस क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो ट्रैक करेगी डॉलर की वैल्यू। डॉलर की वैल्यू मोर और लेस वॉलेटाइल नहीं है। ठीक है, पूरा संसार इसको यूज कर रहा है, तो ऑफकोर्स एक स्टेबिलिटी आती है वहां से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये डिफरेंस है, क्योंकि बिटकॉइंस या बाकी इस तरह इथीरियम काफी वॉलेटिलिटी इन्वॉल्व है, लेकिन ये क्योंकि इस तरह की स्टेबल करेंसीज को, फिएट करेंसी या फिर कोई स्टेबल एसेट्स को ट्रैक करता है, तो इसीलिए इसका नाम स्टेबल कॉइन रखा गया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स विल माइका कवर, तो यही चीज से आपको पता चलता है कि माइका स्टेबल कॉइन्स को भी कवर कर रहा है। द माइका लेजिस्लेशन विल अप्लाई टू क्रिप्टो एसेट्स। तो क्रिप्टो एसेट्स को डिफाइन कैसे कर रही है ये लेजिस्लेशन, अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वैल्यू और अ राइट that uses cryptography for its security and is in the form of a coin or a token or any other digital medium which may be transferred and stored electronically using distributed ledger technology or similar technology। तो distributed ledger technology, decentralization, ये सारे शब्द जब भी आप सुनते हैं तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स में वो हर चीज आएगी जो एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है किसी वैल्यू की या आपके किसी राइट की, किसी और इसको आप बेसिकली इस वैल्यू को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइन या टोकन या कोई और डिजिटल मीडियम। तो ये सारी चीजें बेसिकली इस डेफिनेशन में आती हैं। तो मतलब डेफिनेशन ना ही ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसीज को कवर कर रहा है जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, बल्कि स्टेबल कॉइन्स को भी कवर कर रहा है, क्योंकि स्टेबल कॉइन भी तो एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ फिएट करेंसी का, गोल्ड का या फिर कोई इस तरह की स्टेबल चीजों का।
ठीक है, तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। अगर हम बात करें एज फॉर दी एसेट्स, दैट विल बी, अब कई चीजें माइका के स्कोप के बाहर भी हैं, जैसे अगर हम ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की या उसके इक्विवेलेंट की, तो वो उसमें नहीं है क्योंकि वो भी डिजिटली होता है, राइट। और भी अगर कोई सेंट्रल बैंक है यूरोप का और वो कोई डिजिटल करेंसी को इशू करता है, तो वो भी इसको नहीं कवर करेगा। तो वही इट विल ऑल्सो फॉर द मोस्ट पार्ट एक्सक्लूड नॉन फंजिबल टोकन्स, एनएफटीज भी इसमें नहीं होंगे। माइका विल ऑल्सो नॉट रेगुलेट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक इशू करेगा, या कोई भी और डिजिटल एसेट जो इशू किया जाएगा नेशनल सेंट्रल बैंक सिर्फ ईयू मेंबर कंट्रीज द्वारा। तो ये कुछ चीजें। What are the new rules? अब देखिए हम बहुत ब्रीफली देख लेते हैं, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए। अगर हम सजेस्ट कर रहे हैं अपने आंसर में कि हमें ईयू के माइका लाइक लेजिस्लेशन या रूल्स चाहिए, तो आपको एटलीस्ट एक पॉइंट यहाँ से बहुत रेलेवेंट है जो आप उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि क्यों बेसिकली इसमें ऐसा क्या है जो इंडिया के लिए रेलेवेंट है, और वो पॉइंट यहाँ पे आएगा और हम अभी डिस्कस करेंगे उसको। माइका विल इम्पोज कंप्लायंस ऑन द इशूअर्स ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। तो जो इशूअर्स हैं क्रिप्टो एसेट्स के, यानी कि वो लीगल पर्सन्स जो ऑफर करते हैं टू पब्लिक एनी टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, तो उस पर अप्लाई किया जाएगा। साथ ही में ये इट विल अप्लाई टू क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसे हम कैस्प्स कहते हैं, जो कोई भी क्रिप्टो टाइप सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए बहुत चीजें, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स फॉर क्रिप्टो एसेट्स, प्लेसिंग ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, providing transfer services for crypto assets to third parties, providing advice to crypto assets, है ना, ये सब क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बेसिकली रेगुलेट की जाएंगी इन रूल्स के माध्यम से। रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स डिफरेंट सेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर कैप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। तो किस तरह का क्रिप्टो एसेट है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की रेगुलेशन डिफरेंट कैस्प्स के लिए आएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं जो रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। अब आपके लिए रेलेवेंट है जब आप अपने आंसर में ये चीज सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें क्यों चाहिए। अब देखिए एक और लेजिस्लेशन पास की गई है माइका के साथ, जो रिक्वायर करती है कि क्रिप्टो कंपनीज जो हैं उनको इंफॉर्मेशन भेजनी है सेंडर्स की और रिसिपिएंट्स की, जो क्रिप्टो एसेट्स के सेंडर्स हैं और रिसिपिएंट्स हैं। तो क्रिप्टो कंपनीज जो हैं इन दोनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजेगी लोकल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी को, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ना कंडक्ट हो रही हों क्रिप्टो ट्रेडिंग के माध्यम से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया शुड आल्सो कम अप विद। ओके, कि अगर कोई क्रिप्टो कंपनी है वो ऑफ कोर्स वो इस बिजनेस में डील कर रही है, तो जो भी सेंडर ऑफ क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट है और रिसीवर ऑफ क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट है, उन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उनकी आज तक फिनेंशियल एंटिटी रही है, क्या ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए एक लोकल एंटाई मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी के साथ, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ना कंडक्ट हो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हम देखते हैं कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन इस तरह का कुछ लेके आया है, तो जो मार्केट में जो प्लेयर्स हैं उनका क्या कहना है। लीडर्स एट सम ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी फर्म्स हैव टेकन एक्सेप्शन टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ माइका। देखिए ऑफ कोर्स उनको कहीं एक दो क्लॉजेस अच्छे नहीं लगे हैं माइका के, या उसके साथ जो एक और लेजिस्लेशन लाई गई है उसके, पर ब्रॉडली ये जितने भी प्लेयर्स हैं वो बहुत खुश हैं, क्योंकि दे बिलीव इट्स बेटर टू हैव अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देन हैविंग नो रूल्स एट ऑल, राइट। क्योंकि आप जानते हैं जब हमें रूल्स पता है, फ्रेमवर्क्स पता है, एक कंपनी या एक इंडस्ट्री कैसे रन करेगी, तो और ज्यादा अट्रैक्शन भी बढ़ेगी उस इंडस्ट्री के प्रति इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, अट्रैक्टिंग रेगुलेटरी एक्शन ऑन अ केस बाय केस बेसिस विदाउट क्लैरिटी। तो बेहतर ये है कि ना रूल्स हो कोई भी, या केस बाय केस या पैची बेसिस पे कोई उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। इन सारी चीजों से बेहतर है फिक्स्ड full-fledged comprehensive regulatory framework हो। So the industry is more or less or broadly very happy with it. Meanwhile, since अब लेकिन यहाँ पे कुछ उनके concerns क्या है? उनके concerns ये है क्योंकि माइका पे जो काम है ना वो पिछले 3 सालों से चल रहा है, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है, कुछ इंडस्ट्री मेंबर्स का ये कहना है कि रेगुलेशन में अब 3 साल में तो क्रिप्टो जो बेसिकली इंडस्ट्री है वो बहुत इवॉल्व कर गई। वैसे ही देखिए आईटी, क्रिप्टो, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हर दिन कुछ बदल रहा है।
अब 3 साल पहले अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई बैठे हैं बात करने एक्सपर्ट कमेटी और 3 साल बाद कुछ लेके आ रहे हैं, तो आज तो चैट जीपीटी 4.0 ये बहुत कुछ आ गया, वो इन चीजों को केटर कर ही नहीं रहे आप, है ना। रिपोर्ट आपने 1 महीने पहले सबमिट कर दी फॉर एग्जाम्पल, तो वो चीजें जब एड्रेस ही नहीं हुई तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इररेलेवेंट हो जाती है या कहीं चीजें लैक करती है वो पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो वैसे ही यहाँ पे माइका क्योंकि 3 साल से इस पे काम चल रहा था, तो एक्सपर्ट्स फील दैट द रेगुलेशन इज ऑलरेडी लेगार्ड इन कवरिंग न्यूअर वल्नरेबिलिटीज इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे लिखी है कि क्रिप्टो स्टेकिंग और क्रिप्टो लेंडिंग पे तो कोई बात ही नहीं की। क्रिप्टो स्टेकिंग और क्रिप्टो लेंडिंग पे बात होना बहुत जरूरी है, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री फेलियर्स कर रही है पिछले साल से लेके अभी तक। तो आपको ऑफ कोर्स आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से या मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बिल्कुल अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है क्रिप्टो स्टेकिंग या क्रिप्टो लेंडिंग के ऊपर, तो आपको डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी। तो आपको ऑफ कोर्स पता होना चाहिए कि क्रिप्टो स्टेकिंग क्या है। तो देखिए, क्रिप्टो स्टेकिंग का मतलब है फॉर योर प्रीलिम्स अगर आए कि आप देखिए, अगर क्रिप्टो स्टेकिंग पे कोई क्वेश्चन आए ना, ये डेफिनेशन अगर पूछी जाए या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ 5-6 स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसमें से एक क्रिप्टो स्टेकिंग के ऊपर है, तो उसमें बिल्कुल लॉक वर्ड कहीं लिखा है ना, लॉक, तो वो बिल्कुल जो डेफिनेशन है सही है। ठीक है, स्टेकिंग का मतलब है कि जब आप आपके क्रिप्टो एसेट्स हैं, आपने उसको लॉक कर दिया कुछ पीरियड के लिए, ठीक है, ताकि आप बेसिकली एक ब्लॉकचेन के ऑपरेशन को सपोर्ट कर सकें। क्योंकि देखिए, जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है उसमें भी तो क्रिप्टो एसेट्स का होना कुछ समय के लिए जरूरी है, ताकि आगे से आगे बिजनेस रन कर सके, एक ब्लॉकचेन कंप्लीट हो सके, बहुत सारी इस तरह की चीजें की वजह से। तो आप वॉलंटियर करते हैं कि मेरे जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, आई वुड लॉक इट अप फॉर सम टाइम, आई वुड लॉक माई क्रिप्टो एसेट्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ ब्लॉकचेन। ओके, फॉर यू ऑफ कोर्स, फॉर दिस ऑफ कोर्स यू गेट मनी, राइट। तो ये चीज होती है। साथ ही में स्टेकिंग हेल्प करता है कि आप ट्रांजैक्शंस को एक ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करें। ठीक है, तो ये चीज भी ऑफ कोर्स आप इंश्योर करते हैं, सो दैट यू चेक आपके जो लेजर है इट ऑल एड्स अप। आप समझ गए कि ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐड होता है, तो आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो ये ऑफ कोर्स जो स्टेकिंग है, क्रिप्टो स्टेकिंग, इसमें बहुत सारे फेलियर्स हो रहे हैं एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ क्रिप्टो स्टेकिंग इन माइका। तो ये होता है जब इतने साल लग जाते हैं। डीले का मतलब यही होता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे हम बात करते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने उठाया और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आज जिससे 5 साल में बनना था लेकिन 50 साल बाद बन रहा है। अब आप सोचिए, पहली बात तो जो आपने 5 साल 50 साल पहले के डिजाइन पे, फ्रेमवर्क पे, प्लान के बेसिस पे आज वाला वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो पहली बात तो कहीं ना इररेलेवेंट होगी कई चीजें। साथ ही में आप सोचिए कि कितना कॉस्ट ओवररन, कितना टाइम ओवररन। कॉस्ट ओवररन मतलब पहले वो रॉ मटेरियल से शायद 100 रुपए का आ सकता था, आज 50,000 का आ रहा है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो ऐसा ही होता है हर चीज में, डीले इज नॉट अ गुड थिंग। पर ऑफ कोर्स फिर आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तो डीले इज अ हॉरेबल थिंग। पर यहाँ पे देखिए, आप ये भी कह सकते हैं इसका काउंटर के ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने में ही सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज एक्सपर्ट्स वुड कम इन, दे experts would be roped in and they would discuss and have comprehensive frameworks and they would, and then of course थोड़ा समय की जरूरत है, but delay is not a good thing. How is crypto regulated in India? Very relevant, right? इंडिया में कैसे क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाता है? इंडिया में रेगुलेट नहीं किया जाता कुछ बहुत खास तरीके से, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है क्रिप्टो एसेट्स के लिए। एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन पे काम किया जा रहा है, आप जानते हैं, ठीक है। अ फुल फ्लेज्ड रेगुलेशन असाइड दी, इसीलिए अभी तक फुल फ्लेज्ड रेगुलेशन तो नहीं है, पर ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टेप्स हमने लेने शुरू कर दिए हैं। अगर हम इतने अवेयर ना होते, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा पुश तो हमारी कंट्री कर रही है क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं टू ब्रिंग क्रिप्टो करेंसीज अंडर द एम्बिट ऑफ स्पेसिफिक अथॉरिटीज एंड टैक्सेशन। जैसे यूनियन बजट फॉर 2022, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है इंडिया में, उसने फिनोमिनल इंक्रीज देखा है पिछले 1-2 सालों में, उस समय कहा उन्होंने। तो इसीलिए 30% टैक्स लगेगा उस हर एक इनकम पे जो आप डिराइव करते हैं फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये आप जानते हैं 30% टैक्सेशन। तो आप ऑफ कोर्स इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं उसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, 2022 बजट 30% टैक्स ऑन
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब आप साथ में ये भी जानते हैं इसी साल के मार्च में गवर्नमेंट ने प्लेस कर दी हैं, आप हमने डिस्कस किया है सारी ट्रांजैक्शंस जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इन्वॉल्व हैं अंडर द परव्यू ऑफ PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हमने सारे इस तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्लेस कर दिया है। अब देखिए ये चीज तो हमने यहाँ की है, एंड ऑफ कोर्स इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आप अपने आंसर में लिखिए कि माइका में व्हाट यू डू इज कि जो क्रिप्टो कंपनी है वो खुद से इन्फॉर्म करती है चीजों को, तो ये यहाँ से एक कोरोलरी हम ड्रॉ करते हैं। तो बाकी आप जब आप सजेशन दे रहे हैं तो माइका का सजेशन आप दे सकते हैं। हाउ कैन अ जुवेनाइल बी ट्राइड एज एन अडल्ट इन कोर्ट? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं जो JJ एक्ट है और जो NCPCR है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, चिल्ड्रन अबॉर्शन है ना, और अडॉप्शन, और ये बहुत सारी चीजें लेटली, पॉक्सो और भी बहुत सारी चीजें, चाइल्ड रिलेटेड, चाइल्ड मैरिज, बहुत कुछ आ रहा है। तो क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज NCPCR पढ़ कर जाएंगे, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी आपके इस बार के पेपर के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, NCPCR। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा वरना आप चीजें मिस आउट कर देंगे। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप खुद से पढ़ें तो NCPCR रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस लेकर आई है। ये गाइडलाइंस क्या कहती है? ये गाइडलाइंस बेसिकली गवर्न करती है कि कैसे एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट कैरी आउट की जाएगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा, JJB द्वारा। ओके, अब देखिए क्या प्रिलिमिनरी असेसमेंट का मतलब क्या होता है। क्या एक जुवेनाइल यानी कि एक बच्चा क्या ट्राई किया जा सकता है, उसका ट्रायल कंडक्ट किया जा सकता है जैसे एक अडल्ट का किया जाता है। ओके, तो ये पता लगाने के लिए कि क्या इस बच्चे का जो ट्रायल है वो एक अडल्ट के तरह ही कैरी आउट किया जाना चाहिए, ये डिटरमाइन करने के लिए एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट होती है। ठीक है, तो अब ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट कैसे होगी, इसीलिए ये गाइडलाइंस लाई गई हैं। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस बेसिकली फॉर कंडक्टिंग अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो कौन करता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट कंडक्ट? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सेक्शन 15 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत, जिसे हम JJ एक्ट कहते हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। आप जानते हैं कि जो 2015 का JJ एक्ट है, इसने रिप्लेस किया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2000 के इस एक्ट को रिप्लेस किया था 2015 के इस एक्ट ने। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडिंग फॉर ट्राइंग, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि 2015 के इस एक्ट ने प्रोवाइड किया था कि जुवेनाइल्स को ट्राई किया जा सकता है जस्ट लाइक एडल्ट्स, लेकिन वो जुवेनाइल 16 से 18 ईयर्स की एज में होने चाहिए। ओके, 18 ईयर्स की बात तो वैसे एडल्ट हो जाते हो, है ना, और 16 ईयर्स से नीचे बहुत ही बच्चे हो जाते हो। तो 16 to 18 ईयर्स अगर आपकी उम्र है तो आपको एडल्ट्स के लिए की तरह ट्राई किया जा सकता है फॉर हीनियस क्राइम्स और हीनियस ऑफेंसेस। तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर ऐसा कुछ लिखा है कि JJ एक्ट 2015 फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड फॉर ट्राइंग जुवेनाइल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 एज अडल्ट्स इन केस ऑफ हीनियस क्राइम्स, दैट्स ट्रू। फॉर द फर्स्ट टाइम सुन के ऐसा मत सोचिएगा नहीं फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ और आया होगा या ये गलत एक्सट्रीम लग रहा है, या फिर इसको ऐसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है कि इन दी एज ग्रुप ऑफ 14 to 18, विच इज रॉन्ग। 16 to 18 यहाँ पे चीज है। ओके, तो ये चीज आपको, और या फिर इसको ऐसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है कि 16 to 18 के ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको एडल्ट्स की तरह ट्राई किया जा सकता है फॉर ऑर्डिनरी ऑफेंसेस ऑल्सो, विच इज रॉन्ग, हीनियस ऑफेंसेस। तो ये 3-4 इंटरप्रिटेशंस के बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं चीजें। हाउ डज अ चाइल्ड गेट ट्राइड एज अडल्ट? द एक्ट हैज कैटेगराइज्ड द ऑफेंसेस कमिटेड बाय चिल्ड्रन इनटू 3 कैटेगरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्ट कैटेगराइज करता है ऑफेंसेस को जो चिल्ड्रन कमिट करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज। एक होते हैं पेटी ऑफेंसेस, छोटे मोटे ऑफेंसेस, दूसरा है सीरियस ऑफेंसेस, और तीसरा है हीनियस ऑफेंसेस। ओके, और ये भी आपको पता होना चाहिए अगर ऐसा लिखा है कि JJ एक्ट कैटेगराइजेज ऑफेंसेस इनटू 3 कैटेगरीज, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। या फिर उसमें लिखा है 5 कैटेगरीज, तो वो रॉन्ग है।
सेक्शन 15 ऑफ JJ एक्ट प्रोवाइड्स कि अगर एक हीनियस ऑफेंस कंडक्ट किया गया है, ओके, तो एक कमिट किया गया है बेसिकली एक बच्चे द्वारा, और जिसने 16 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, तो जो JJ बोर्ड है वो कंडक्ट करता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट, उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी के बारे में बातचीत होती है कि क्या उसकी मेंटल कैपेसिटी थी ये ऑफेंस कमिट करने की, या फिजिकल कैपेसिटी थी, बहुत सारी और चीज़ें, उसका बैकग्राउंड क्या था, सोशल दिस दैट, क्या वो किसी ट्रॉमा से गुजरा है, बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस करते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं उस ऑफेंस के, हीनस ऑफेंस के, ये भी देखा जाता है इस प्रिलिमिनरी असेसमेंट के दौरान, सर्कमस्टांसेस किन हालातों में वो ऑफेंस हुआ है, ये सारी चीज़ों के बेसिस से प्रिलिमिनरी असेसमेंट कंडक्ट की जाती है। फिर आता है सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, जो फर्दर सजेस्ट करता है कि अगर बोर्ड को ये कंप्लीट आश्वासन हो जाता है आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट, ठीक है, सेक्शन 15 के तहत, और फिर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं या पास करते हैं कि जी हाँ एडल्ट की तरह इन्हें ट्राई कीजिए, ओके, तब ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो ऑर्डर कर सकते हैं कि अब हम इस केस को ट्रांसफर कर रहे हैं टू द चिल्ड्रंस कोर्ट, ओके, जो इस तरह के ऑफेंसेस को ट्राई करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आपके प्रीलिम्स में इसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है कि जो JJ बोर्ड है आफ्टर पासिंग द प्रिलिमिनरी असेसमेंट के एक बच्चे को ऐसे ट्राई किया जाना चाहिए, तो फिर वो केस को ट्रांसफर कर सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट और टू द हाई कोर्ट, विच इज नॉनसेंस, इट विल गो टू द चिल्ड्रंस कोर्ट, ओके। Thus, the sole objective of having such a preliminary assessment is to determine कि क्या एक बच्चा जिसकी उम्र 16 से 18 के बीच में है उसे एक अडल्ट की तरह ट्राई किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए हीनियस ऑफेंसेस के केसेस में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है बोर्ड की, अब गाइडलाइंस फर्दर क्लियर कर देती हैं कि देखिए जो JJB है यानी कि JJ बोर्ड है, इट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिलिमिनरी असेसमेंट एंड प्रोवाइड the child's family and their counsel a copy of the order, ठीक है, कि अगर आप ऑर्डर पास करते हैं कि इस बच्चे का जो ट्रायल है वो एडल्ट के रूप में किया जाएगा, एडल्ट की तरह किया जाएगा, तो उस ऑर्डर की कॉपी दी जाएगी बच्चे को, बच्चे की फैमिली को और काउंसिल को उनके। इट फर्दर स्टेट्स दैट इन केस द JJB, ये हम बेसिकली गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, साथ ही में ये भी स्टेट करता है कि अगर जो JJB है इट डज नॉट हैव एटलीस्ट वन मेंबर जो एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है चाइल्ड साइकोलॉजी की डिग्री के साथ या चाइल्ड साइकेट्री की डिग्री के साथ, तो बोर्ड को ये इंश्योर करना है कि हमें असिस्टेंस दी जाए ऑफ साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स जो इस पर्टिकुलर चिल्ड्रन की साइकोलॉजी के कुछ एक्सपीरियंस हो उनको, ठीक है। तो अगर एक मेंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपर्टीज का सहारा ले लो, असिस्टेंस ले लो। द चाइल्ड शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, तो बच्चे को प्रोवाइड किया, हम ये तीसरी बात डिस्कस कर रहे हैं जो गाइडलाइंस में लिखी है कि चाइल्ड को प्रोवाइड किया जाना चाहिए विद लीगल एड, बिकॉज लीगल एड इज sort of जो हमारा संविधान भी प्रोवाइड करता है, तो एक लीगल एड काउंसिल प्रोवाइड की जाएगी थ्रू द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, हु शैल बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी असेसमेंट। तो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा प्रोवाइड किया गया काउंसिल है जो बच्चे के लिए लड़ रहा है या प्रेजेंट होता है, वो भी प्रिलिमिनरी असेसमेंट के दौरान वहां मौजूद होना चाहिए, ये गाइडलाइन कहती है। Okay, one of the important aspects of the guidelines is that it mandates experts who have the required qualification to assist the JJB. Okay, तो experts जो basically हैं, यहाँ लिखा है कि जो भी experts हैं जो JJB को assist करेंगे, साइकोलॉजी वगैरह में डील करें, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कंसर्निंग सेक्शन 15 ऑफ द JJ एक्ट, यानी कि कैसे डिटरमाइन किया जाए कि एक बच्चे का जो ट्रायल है वो अडल्ट की तरह कंडक्ट किया जाए या नहीं किया जाए, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या क्या चीजें मद्देनजर, ऐसी थोड़े ना चांस बेसिस पे जो आपका मन करा कर दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी असेसमेंट द बोर्ड एंड एक्सपर्ट शैल आल्सो एनालाइज एंड टेक इनटू कंसीडर, वेरी इंपॉर्टेंट, जब प्रिलिमिनरी असेसमेंट हो रही है तो बोर्ड और एक्सपर्ट जो हैं वो एनालाइज करेंगे सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को या सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट को, जो बच्चे के साथ और उसकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन करके बनाई जाएगी, तैयार की जाएगी, कि उसका सोशल बैकग्राउंड, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या, उसके खिलाफ तो कोई ट्रॉमा नहीं हुआ था, उसकी क्लास के किसी बच्चे उसे बहुत सालों से क्या पता
बहुत परेशान कर रहे हो, उसको बुली करते हो, जिस वजह से रिटेलिएटरी उसने रिस्पॉन्स में सामने वाले को मार दिया हो, एक अपने फेलो बच्चे को, या जो भी इस तरह का कुछ हो सकता है, तो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं फिर बाद में। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? अब ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि एनसीपीसीआर इज अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। सेक्शन 109 जो है जेजे एक्ट का 2015 का, वो बेसिकली कहता है कि एनसीपीसीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मॉनिटर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इसीलिए तो गाइडलाइंस लिखे गए हैं वो, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइंस हैं, दे हैव कम अप टू रिमूव एनी एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो इसीलिए हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए प्रिलिमिनरी असेसमेंट के दौरान। तो हम लेके आए हैं क्योंकि हमें एक्ट कहता है, तो आपके प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जेजे एक्ट स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन डालता है एनसीपीसीआर के ऊपर। लेकिन बात वही है कि इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं चिल्ड्रंस कोर्ट के लिए, जेजेबी के लिए, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो कितना इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो बताएगा कि कितना इफेक्टिव होंगी ये गाइडलाइंस। केस वन अंडर केस एंड इट्स लेगेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये तो कुछ ऐसी चीजें यहाँ लिखी है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी कि जब ये केस आया, तो मैं आपको बहुत ब्रीफली बताऊंगी। इसमें से एक चीज है जो आपके लिए रेलेवेंट है, बाकी अगर आपका मन करे तो सुन लेना, क्योंकि कहीं फैसिनेटिंग चीजें हैं, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड डॉक्टरिंग स्पेरिंगली, पुश्ड बैक अगेंस्ट अटेम्प्ट्स टू शैकल जुडिशियल रिव्यू। अब पता है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है आपके मेंस में, ओके, कि किस तरह के आज तक जजमेंट्स में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे आपको 5-6 जजमेंट्स मिल जाएंगे। या फिर ये पूछा जा सकता है कि कैसे आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो सरकार द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा लाई गई हैं, उस पे बेसिकली उसको गवर्न किया गया है या इंटरप्रेट किया गया है या स्ट्राइक डाउन किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। तो उसके भी कुछ 4-5 जजमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। या फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हमने आज तक की हिस्ट्री में 50 साल की केशवानंद भारती की ये देखा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जुडिशियल रिव्यू को छीन रही है जुडिशरी से, सिर्फ उसी को स्ट्राइक डाउन किया गया है, या उसी के पोर्शंस को जो जुडिशियल रिव्यू छीन रहे हैं उसी को स्ट्राइक डाउन किया गया। और उसके भी 5 से 6 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहीं जो लोग हैं वो ये कहते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं जुडिशरी को, कि सिर्फ वही वाली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या वही वाले पोर्शंस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जुडिशरी के रिव्यू को या जुडिशियल रिव्यू को छीनने की कोशिश करती है, सिर्फ उसी को स्ट्राइक डाउन क्यों करना? क्योंकि और जिस तरह की चीजें गलत भी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, उसे तो नहीं स्ट्राइक डाउन किया जाता। तो आपको सिर्फ अपनी पावर से मतलब है। ऐसे भी बहुत सारे आपको एक्सपर्ट्स बातें करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या रेलेवेंट है। केशवानंद भारती जजमेंट, आई होप आप जानते हैं कि केशवानंद भारती जजमेंट 1973, इसमें क्या हुआ था? इसमें ये बात बोली गई थी कि देखिए, जो पार्लियामेंट है वो अमेंड तो कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो करना है अमेंड आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्लियामेंट है, आपको पता है जनता के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व करना चाहिए, क्या सोसाइटी में डायनामिज्म है, आप ज्यादा टच में हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप इलेक्ट होकर आए हैं, राइट। तो आप बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन जो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं वो होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में, यानी कि आप इतना अमेंड ना कर दें कि इट इज इक्वल टू रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट रिटन हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वहां पे क्या बातें बोली गई थी। तो आप, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा लिखा गया है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नई जब बनेगी, अगर बनती, जो ऐसा होगा नहीं, तो वही सिर्फ रीराइट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, आप नहीं कर सकते, आप केवल पार्लियामेंट हैं, ओके। तो याद रखिए, अमेंड तो कितना भी कॉन्स्टिट्यूशन को किया जा सकता है, पर जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के सोल को, बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ेगी वो गलत है। इट इज नल एंड वॉइड एंड ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ओके। तो ये है बेसिकली केशवानंद भारती जजमेंट का जिस्ट। Okay, over the decades, the basic structure doctrine has been criticized repeatedly. जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत बार क्रिटिसाइज किया जाता है, बहुत सारे पॉलिटिकली
एक्टिव जो लोग हैं, स्पेशली सरकार को तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कोई भी सरकार हो, हम इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी में बात नहीं कर रहे। जैसे अरुण जेटली जी जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उनका ये कहना था कि टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड, यानी कि आप तो इलेक्टेड भी नहीं है, आप हमारी जो भी बात होती है उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, जो भी लॉ था उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, जुडिशरी पे बोलते थे वो। ठीक है, ऐसी बहुत सारे आपको अभी जैसे जगदीप धनखड़ जी का कहना है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे हर बार क्वेश्चन उठाता है ये केशवानंद भारती का डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग, एंड ऑल दैट। फिर एक टसल छिड़ गया, फिर उसके रिस्पॉन्स में डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते हैं कि जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ये तो नॉर्थ स्टार है, ये हमें गाइडेंस देता है, जैसे नॉर्थ स्टार हमें गाइडेंस देता है जहाँ जहाँ चलना है, कैसे कैसे चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कैसे करना है, तो आप ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स को, ये आप कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ छेड़खानी करता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कैसे? सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉज बनाएगा, एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा और जुडिशरी लॉज को इंटरप्रेट करेगा। तो जब आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बहुत सारी चीजों पे अप्लाई करते हैं तो आप जुडिशियल एक्टिविज्म करने लगते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म से हर बार कोई एक नया लॉ बनता है, लॉ इंटरप्रेट नहीं होता केवल। तो आप जब लॉ मेकिंग में घुस गए या लॉ इम्प्लीमेंटेशन में घुस गए तो आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स को अब्रिज कर दिया। तो ये क्रिटिसिज्म है केशवानंद भारती जजमेंट का, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। ओके, तो एंड अंडरमाइनिंग द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जगदीप धनखड़ जी का भी यही कहना है, एंड एज अ वेग एंड सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वेग एंड सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्यों बोला जाता है, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है? क्योंकि डिफाइन नहीं किया ना, कोई डेफिनेशन नहीं है। आप जब पेपर में लिखते हैं तो आप वो सोची समझी या जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने या संविधान ने या किसी भी चीज ने डिफाइन नहीं किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। जब मन करता है जुडिशरी का वो एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसको नहीं छेड़ सकते। जब मन करता है जुडिशरी का वो एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं कि आप ये नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये बेसिक, तो किसी को पता ही नहीं है छेड़े क्या फिर हम। ठीक है, तो ये बेसिकली वेग है, सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है जुडिशरी पे। ये इसका क्रिटिसिज्म है। अ स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी रिवील्स अ टेलिंग पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल्दो बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत ही रेयरली इवोक किया जाता है, इन्वोक किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन मोस्टली उन तरह के अमेंडमेंट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन किया गया है जो जुडिशरी की पावर्स को कर्टेल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे अगर हम देखें 1973 onwards, the year केशवानंद भारती judgment came up, the constitution has been amended more than 60 times. 60 बार से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा चुका है आज तक। और इन 50 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट की है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन एटलीस्ट 16 केसेस। 16 केसेस में उन्होंने देखा है 60 में से कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं इन्फ्रिंज कर रही। इन 16 केसेस में से 9 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को that had been challenged on the grounds of violation। तो बेसिकली 9 केसेस में अपहोल्ड कर दिया उन्होंने, तो 9 केसेस सही थे। ठीक है, 6 of these cases relate to, मतलब वही बेसिक उस चीज में कोई दूर दूर तक जुडिशरी का लेना देना नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ठीक है, आपने रिजर्वेशन दी ओबीसीज को, गुड इनफ, आपने रिजर्वेशन दी ईडब्ल्यूएस को, गुड इनफ, आपने रिजर्वेशन इन प्रमोशन दी, गुड इनफ, हम इसको नहीं छेड़ रहे, ये सही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है अभी तक आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली एंटायरली सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन किया है, और वो एनजैक एक्ट वाली बेसिकली अभी जिस चीज पे कोलिजन सिस्टम, दिस दैट, ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये सब आजकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही है। तो जो एंटायरली स्ट्राइक डाउन की गई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की 99th अमेंडमेंट एक्ट था 2014 का। ओके, जिसने एस्टैब्लिश किया था एनजैक को। ओके, जो बेसिकली कोलिजम को रिप्लेस करने के बजाय एक बॉडी आती जो कैसे अपॉइंटमेंट की जाएगी, जजेस की ट्रांसफर किया जाएगा, प्रमोशंस की जाएगी, है ना, ऑल ऑफ दैट। तो ये बेसिकली अमेंडमेंट वाज स्ट्रक डाउन बाय अ 5-judge कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2015 ऑन द ग्राउंड्स, एज आई जस्ट एक्सप्लेन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इम्प्रिंज कर रहा था ये। ठीक है, which the court ruled was a basic feature of the constitution. Okay. In 6 instances since 1973, including the Keshavananda Bharati ruling itself,
द सुप्रीम कोर्ट हैज पार्शली, अब देखिए बाकी जो है उसमें पार्शली उन क्लॉजेस को उठा के स्ट्राइक डाउन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो जुडिशियल रिव्यू को छीन रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, तो अब देखिए, और इन सारे केसेस में से जो मैं आपको बता रही हूँ जिसमें जो जुडिशियल रिव्यू को छीन रहे थे, उसमें से केवल एक ही केस ऐसा है जो इंदिरा गांधी एरा में नहीं वो एक्ट लाया गया था, वो है किहोटो हो लोहान। जब भी आप 10th शेड्यूल पढ़ते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ते हैं, तो आप किहोटो हो लोहान केस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो केवल एक यही केस ऐसा है जो एक ऐसे अमेंडमेंट को या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देख रहा था जो इंदिरा गांधी एरा में नहीं लाया गया था। बाकी जितने भी केसेस अब हम आगे डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे जिन लॉज को देख रहे थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देख रहे थे, वो इंदिरा गांधी एरा के समय में आए थे। ओके, तो किहोटो हो लोहान के बारे में आपको पता है, किहोटो हो लोहान वर्सेस जेचिलू एंड अदर्स 1992 सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट है, दैट्स फाइन, जो 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस कर रहा है, सो कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक पोर्शन इसमें से सही नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि जो स्पीकर है, स्पीकर के जो डिसीजन है उसको जुडिशियल रिव्यू से परे रख दिया गया है। वो स्पीकर जो भी डिसीजन ले रहा है डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, उसे जुडिशरी नहीं रिव्यू कर सकती। क्यों? उसमें तो फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि स्पीकर आफ्टर ऑल रहता तो एक पॉलिटिकल पर्सन ही है, क्योंकि हमारे कंट्री में तो ऐसा ही हम देखते आ रहे हैं। एक बाकायदा कितनी बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पीकर और गवर्नर और इस तरह की चीजें। तो इसीलिए जुडिशियल रिव्यू तो आप नहीं ले सकते। बाकी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत सही है, जबकि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया ऑफकोर्स बहुत ही भले रीजंस के लिए था, लेकिन आज उसमें से लूप होल्स निकाल के आप सब जानते हैं कैसे कॉर्नर्स ड्रॉ किए जा रहे हैं और कैसे बिल्कुल ही बेकार हो चुका है आजकल, इररेलेवेंट हो गया है एडीएल, क्योंकि क्या ही देख रहे हैं हम। खैर, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। उसके बाद 2021 में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पे बातचीत हुई थी। आप जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड ये है ना। तो लेकिन इस केस में कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं था, बाकी और प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे था। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड 97th अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का, वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बेसिकली सेंट्रल लिस्ट में आती हैं, ये यूनियन लिस्ट में आएंगी, तो सिर्फ उसको गवर्न करेगा, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नहीं। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कुछ लेना देना ही नहीं था। ओके, अब हम आते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिसको पार्शली स्ट्राइक डाउन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे केशवानंद भारती एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस आता है 1973। कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि लैंड सीलिंग लॉज सही हैं, क्योंकि इस केस में बेसिकली लैंड सीलिंग लॉज को कि इससे ज्यादा लैंड आप नहीं रख सकते, वो सरकार द्वारा ले लिया जाएगा और बांट दिया जाएगा, तो वो सही है। ठीक है, लेकिन 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972 का एक पोर्शन है जिसमें ये लिखा है दैट इफ एनी लॉ इज पास्ड to give effect to the DPSPs, it cannot be deemed to be void on the ground that it takes away or abridges any of the rights contained in Article 14, 19 और 31। ये प्रोविजन गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि void है या नहीं है वो तो जुडिशरी डिसाइड करेगी ना, तो जुडिशरी की पावर ले ली आपने। ओके, तो ये चीज सही नहीं है। बाकी 25th अमेंडमेंट एक्ट सही है। मेरी आपको ये सिंसियर सजेशन है कि आप 25th अमेंडमेंट एक्ट, 39th अमेंडमेंट एक्ट, ये सारी चीजें जो इंदिरा गांधी और इमरजेंसी से रिलेटेड हैं वो आप पढ़ के जाइए। आपको याद करके जाना पड़ेगा मेंस के पर्सपेक्टिव से कि कुछ चीजें जो उस समय पे हुई, कैसे केशवानंद भारती तक हम पहुंचे, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या क्वेश्चन तो इनफैक्ट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है कि क्या जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में उस समय पे टसल छिड़ गया था एंड ऑल ऑफ दैट। फिर उसके बाद आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 केस, जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब राहुल गांधी डिफेमेशन केस आया और जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो हमने तब ये इलेक्शन केस डिस्कस किया था।
तो आप जानते हैं इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया वही प्रिंसिपल जो उन्होंने केशवानंद भारती के समय पे ले डाउन किया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, पहली बार। तो अगर आपके प्रीलिम्स में बाय चांस लिखा है कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, क्योंकि ये केस इतना फेमस हो गया है, सारे न्यूज हाउसेज ये कह रहे हैं, मीडिया हाउसेज कंपेयर कर रहे थे राहुल गांधी डिफेमेशन केस और इंदिरा गांधी डिस्क्वालिफिकेशन केस को, और फिर ये जो जजमेंट है वो काफी वायरल भी हो रही थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बार केशवानंद भारती की जो रूलिंग थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, वो अप्लाई की गई थी इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में। अगर आपको पता है 1975 में आई थी, तो एक आप लूज गैस मार सकते हैं कि अच्छा 1975 में ये जजमेंट हुई थी, 1973 में केशवानंद भारती हुआ तो मे बी फर्स्ट टाइम हो सकता है, ठीक है। इट स्ट्रक डाउन, तो इसमें स्ट्राइक डाउन किया गया था 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच बार्ड द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम हियरिंग अ चैलेंज। तो आप जानते हैं 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था कि जो कोई भी कोर्ट है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, नहीं लुक कर सकता इनटू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब आपने जुडिशियल रिव्यू को छीन लिया, और जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हमें पता चल गई। फिर आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का केस है। सुप्रीम कोर्ट इसमें स्ट्राइक डाउन करती है एक क्लॉज को जो इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 368 में, ठीक है। 368 आप जानते हैं पावर और प्रोसीजर क्या है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक क्लॉज जो इसमें था जिसको स्ट्राइक डाउन किया जा रहा है मिनर्वा मिल्स में, वो ये कहता था दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन व्हाट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूट पावर ऑफ पार्लियामेंट। कितना भी मन चाहे आप अमेंड कीजिए, एडिशन से, वेरिएशन से, रिपील से प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, यू आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये मिनर्वा मिल्स में बोला गया था, ओके। फिर आते हैं हम पी संबा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1986। आपको 1986 देख के ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये तो इंदिरा गांधी एरा के टाइम पे थोड़े ना हुआ होगा। तो जी हाँ, इंदिरा गांधी एरा के टाइम पे ये केस नहीं है, पर जो ये सुन रहा है, जिस चीज की सुनवाई हो रही है, वो अमेंडमेंट 1973 की थी। तो जो पी संबा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है अगेन 32nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 के एक पार्ट को, एक पोर्शन को, जो कॉन्स्टिट्यूट कर रही थी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को फॉर आंध्र प्रदेश फॉर सर्विस मैटर्स। क्योंकि आप हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को छीन रहे थे, इसीलिए इसको स्ट्राइक डाउन किया गया। फिर लास्ट हम आते हैं 1997 की एक जजमेंट पे, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें टॉप कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के एक पोर्शन को, जो सेटअप कर रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्सक्लूडिंग जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट। यहाँ पे भी आप हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू का पावर ले रहे थे, ट्राइब्यूनल्स को दे रहे थे, इट वॉज स्ट्रक डाउन। तो आपको इससे पता चलता है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं छीना जाना चाहिए, ये एक यार्डस्टिक है इधर, ठीक है। अगर मैं बहुत ब्रीफली बताऊं आपको यहाँ से आपके लिए रेलेवेंट क्या है, आपके लिए यहाँ से सबसे ज्यादा रेलेवेंट है जो आपके मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जो आप यहाँ देखेंगे कि कैसे जो केशवानंद भारती जजमेंट है उसने रीडिफाइन किया था द रिलेशनशिप बिटवीन पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ओके। सो 50 years ago, आप जानते हैं अप्रैल 24 1973, आज इसीलिए हम इतना डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स आर फ्लडेड विद द आर्टिकल्स ऑन केशवानंद भारती। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया था अपनी जजमेंट को, ओके। और 7/6 की मेजोरिटी से आप जानते हैं, एक बहुत ही थिन मेजोरिटी है, नैरोवेस्ट पॉसिबल मार्जिन है 7/6, 7 मेजोरिटी ओपिनियन, 6 जो थे वो माइनॉरिटी ओपिनियन में थे, ठीक है। 13 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था जिसने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, इट इज इनवायोलेबल एंड कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ओके। अब देखिए ये सब क्यों हुआ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक टसल छिड़ गई थी फर्स्ट 2 डेकेड्स में रिपब्लिक के, और वही सारी बातें यहाँ पे आप जानते हैं कि कैसे गोलकनाथ जो केस था, गोलकनाथ केस ऑफ 1967, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली वर्डिक्ट को रिवर्स करते हुए कहा कि देखिए पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं अमेंड कर सकता, ओके। गोलकनाथ में ये कहा गया कि पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकता फंडामेंटल राइट्स को। तो इसीलिए जब आप ये पिक्चर देखते हैं
इंडियन एक्सप्रेस में इसकी हेडलाइन है फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, सुप्रीम कोर्ट रिवर्सेस गोलकनाथ केस वर्डिक्ट। क्योंकि केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओके, गोलकनाथ को हम रिवर्स करते हैं, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उस हद तक जिस हद तक जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ना अमेंड हो जाए। तो ये कैविएट ऐड कर दिया जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एनेबल पार्लियामेंट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये चीज यहाँ पे हमें पता चलती है। तो अगर आपके प्रीलिम्स में आ जाए, मे बी प्रीलिम्स में 3-4 केसेस ऐसे ही दिए हैं और उसमें लिखा है रिलेटेड, फिर फाइनली ऑफ कोर्स एक स्टेटमेंट केशवानंद भारती पे है और उसमें लिखा है कि इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, और 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, विच इज रॉन्ग, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, उस समय कहा गया था। इट इज इन केशवानंद भारती जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड। फिर अब देखिए, जब गोलकनाथ में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंड नहीं किए जा सकते, फिर पार्लियामेंट बीइंग पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट बीइंग अंडर मैडम इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इसके प्रति एक रिस्पॉन्स दिया। कैसे? अपने आप को वो हर पावर देखे कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, एंड पास द लॉ दैट इट कैन नॉट बी रिव्यूड, और साथ में आप इसको रिव्यू भी नहीं कर सकते, ये किसी भी कोर्ट को, कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि आप रिव्यू करें इस चीज को कि हमारे पास कितनी पावर है, कितनी नहीं है, कौन सी अमेंडमेंट हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। दिस स्कोप ऑफ पावर to amend, especially when the right to property was impacted by the land ceiling laws, was the central challenge in the केशवानंद भारती केस। वही चीज कि आप कितना अमेंड कर सकते हो, किस हद तक अमेंड कर सकते हो, वो केशवानंद भारती केस में जज करना था। In its majority ruling, the court held that the fundamental rights cannot be taken away by amendment. It can be taken away. It said that the parliament, वही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ ऐसे कई लोगों ने अपनी किताबें लिखी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन मेजर मेजॉरिटी ओपिनियन में थे, कुछ जजेस, और कुछ जजेस माइनॉरिटी ओपिनियन में थे। तो बहुत सारे लोगों ने केशवानंद भारती केस इतना फेमस है, उसके बाद अपने बुक्स लिखी, किताबें लिखी, उसमें बताया कि कैसे डे 1 से ही जो आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग एक्रिमनी थी जजेस के बीच में, बिल्कुल एक्सट्रीम व्यूज थे हर जजेस के, कोई अग्री नहीं कर रहा था किसी भी बात पे। तभी तो देखिए 68 डेज लग गए इस केस को रैप अप होने में, बहुत ज़्यादा नैरो मार्जिन से इस केस की वर्डिक्ट आई। लेकिन आप देखिए नैरो मार्जिन से आई हो, लेकिन आज इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है, एटलीस्ट जुडिशरी में तो है। कोई ऐसा जज नहीं है जो इसको कोट नहीं करता है, इसको सराहना नहीं देता। तो वही सारी बातें हैं, कुछ कुछ स्टोरीज बताई हैं कि इतना क्यों डिले हो गया और ये सारी बातें, विच इज़ नॉट रेलेवेंट। फिर इसको भी बेसिकली केशवानंद भारती की भी रिव्यू करने की भी एक जज बैठा, 5 जज बेंच बैठा था 1975 में, उसी दिन जिस दिन इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस जो भी हमने डिस्कस किया। लेकिन उसके बाद जो उस समय जज थे उन्होंने उसको बोल दिया कि नहीं, बेंच ही डिसॉल्व हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके जो सहभागी और जजेस हैं उन्होंने बस कह दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसीलिए रिव्यू ही नहीं हुआ कभी भी तरीके से केशवानंद भारती। In Sudan's general versus general, who else in the world is worried and why? Very very important. This is I think बहुत ज़्यादा important आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सूडान की जो मिलिट्री वर्सेस पैरा मिलिट्री की जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया है, जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसके क्या रैमिफिकेशंस होने वाले हैं यूएस के लिए, यूके के लिए और अफ्रीकन नेबर्स के लिए, या बहुत सारे और देशों के क्या स्टेक्स है, आपको ये पता होना चाहिए। आप जानते हैं इंडिया ने अपने रेस्क्यू मिशन कैरी आउट करने शुरू कर दिए हैं। 2 IAF C-130Js आर वेटिंग इन जेदा, सऊदी अरेबिया में। आप जानते हैं और कैसे इंडियन नेवल शिप पहुंच गई है पोर्ट सूडान पे। आप पिक्चर्स देख रहे हैं कि कैसे फ्लावर्स उन पे ऐसे फेंके जा रहे हैं, जैसे वो आ रहे हैं बच्चे छोटे छोटे अपने पेरेंट्स के साथ, उन्हें रेस्क्यू किया। रेस्क्यू तो क्या मतलब, उन्हें वापस लेके आया जा रहा है, ठीक है। तो जो पोर्ट सूडान है रेड सी पे, वहां पे भी हमारी इंडियन नेवल शिप पहुंच गई है। सो वी आर रेडी टू इवैक्यूएट 3000 इंडियन नेशनल्स जो हु वर स्ट्रैंडेड इन सूडान
where forces loyal to two rival generals are fighting a fierce battle on the streets of the capital Khartoum. आपको खार्टूम के बारे में पता होना चाहिए कि ये सूडान की कैपिटल है, साउथ सूडान की नहीं, सूडान की कैपिटल है, ठीक है। अब आप जानते हैं यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रशिया, साउथ कोरिया, अरब कंट्रीज बहुत सारे, ये लोग भी इवैक्यूएट करना शुरू हो गए यहाँ। तो इन्होंने अपने इवैक्यूएशन खत्म भी कर दिया है अपने नेशनल्स का सूडान में से, या शुरू हो गए हैं। ओइंग टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आप जानते हैं रेड सी पे स्थित है, नाइल रिवर का इसके पास एक्सेस है, साथ ही में वास्ट गोल्ड रिजर्व्स हैं, एग्रीकल्चरल पोटेंशियल है। तो ये जो अफ्रीका का देश है सूडान, थर्ड लार्जेस्ट नेशन इन अफ्रीका। अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है लार्जेस्ट नेशन ऑफ अफ्रीका, it used to be so, now it is third largest. How it used to be so? क्योंकि साउथ सूडान भी पहले इसके साथ था, पर साउथ सूडान, as you very well know, latest country of the world, 2011 it became a sovereign nation in itself, in its own right. So now it is not. Algeria I think happens to be the largest nation of Africa. वेल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइल रिवर का एक्सेस है इनके पास, और जिस कंट्री के पास, जिस जगह के पास रिवर का एक्सेस है, फ्लड प्लेन है वो या कुछ भी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉस्पेरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, गोल्ड रिजर्व्स है ना। तो ये सारी चीज़ें बाकी कंट्रीज ने समझा था अब सब कुछ चांदी ही चांदी है सूडान में, लेट्स गो एंड इन्वेस्ट देयर, एंड देन यू नो वी नेवर न्यू कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। फॉलोइंग द आउस्टर, आप जानते हैं कैसे प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर को जब हटाया गया 2019 में, उसके बाद कैसे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आई सूडान में, ओके। क्योंकि सबको यही होप थी अब फाइनली डेमोक्रेसी आ जाएगी। अभी भी रिसेंटली एक मिलिट्री जनरल कहते हैं कि हम कमिटेड हैं डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के लिए। अब किसी को होप थोड़े ना आपकी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की, क्योंकि आप दोनों ने मिलके जो आज लड़ रहे हो 2021 में कू किया था, राइट। तो उसके बाद तो सबके वैसे ही होप्स डाउन हो गए थे। तो अब जो चल रहा है उसके बाद तो कुछ ही नहीं किसी को होप बची। एवरीवन वांटेड अ चंक ऑफ सूडान एंड इट couldn't take all the meddling. Too many competing interests and too many claims. Which countries have a stake? तो क्या जब हम कह रहे हैं कि everybody wanted a chunk of Sudan, what did everybody want? What are the stakes of each and every country? African neighbors, पहली बात तो सूडान शहर, आपको बहुत अच्छे से मैप देख के जाना है सूडान लाए कहाँ करता है। सूडान के बॉर्डर्स किस किस के साथ शेयर होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। इजिप्ट, इथियोपिया, लीबिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इरिट्रिया एंड साउथ सूडान। साउथ सूडान तो काफ़ी लॉजिकल है, साउथ में होगा, सूडान से ही में टूट के बना है तो होगा ही वो तो ऑफ कोर्स, है ना। बाकी आप ये नॉर्दर्न कंट्रीज देख लीजिए, इजिप्ट, लीबिया, ये भी बॉर्डर करती हैं, चार्ड है वेस्ट में इसके, है ना। ये सारी चीज़ें देख के जाइए। मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज आप जानते हैं ये सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बिजी हैं, और सबसे बड़ा डर इन कंट्रीज का ये है कि जो सूडान में है वो सूडान तक सीमित नहीं रहेगा। what happens in Sudan will not stay in Sudan, it will spill over to their borders also. The countries which are already, आप जानते हैं किस तरह की पॉवर्टी, किस लेवल का टर्फ एग्जिस्ट करता है अफ्रीकन कंट्रीज में। एक और दूसरे किसी कंट्री का टर्फ हमारे में भी आ जाएगा, हमारी कंट्री में, हमारे बॉर्डर्स को भी ट्रांसेंड कर जाएगा। इट इज गोइंग टू बी अ डेवास्टेटिंग थिंग। चाड एंड साउथ सूडान लुक मोस्ट इमीडिएट। जो सबसे पहले तो साउथ सूडान क्योंकि सबसे ज्यादा विसिनिटी में है, और चाड जो है वेस्टर्न जो ब्रिंक पे बैठा है, इनको सबसे ज्यादा पोटेंशियल स्पिल ओवर का डर है। पर जितना खींचेगा ये फाइटिंग, उतना ज़्यादा हम एक्सटर्नल इंटरवेंशन देखेंगे, कंट्रीज रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे रशिया ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, अरे इसको बंद करो, क्या कर रहे हो आप, इट शुड बी स्टॉप्ड विदाउट एनी प्री कंडीशन। कोई, क्योंकि आप ही के लोग तो मर रहे हैं इसमें, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज नॉट इवन एन एक्सटर्नल थिंग, यू किलिंग योर ओन पीपल। People fleeing contested areas in Western Sudan have started arriving in Chad. आप जानते हैं जो सूडान का वेस्टर्न एरिया, जैसे कि मैंने बताया वेस्ट में चाड है, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी चाड में जाके अराइव करना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो चाड में तो ऑलरेडी पहले ही रिफ्यूजी क्राइसिस इतना है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब साउथ सूडान की अगर हम बात करें, उसमें ऑलरेडी ब्लडी सिविल वॉर्स चल रही हैं इतनी ज़्यादा, ऑलरेडी अनस्टेबल है, वहाँ पर भी रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा। इजिप्ट, अगर हम इजिप्ट की बात करें जिसके सूडान की मिलिट्री के साथ काफ़ी क्लोज, मिलिट्री पैरामिलिट्री नहीं, सूडान की मिलिट्री के साथ काफ़ी क्लोज टाइज है। तो क्योंकि मिलिट्री को बेसिकली जो सूडान की मिलिट्री है इजिप्ट उसको अपना अलाई देखती है अगेंस्ट इथियोपिया। इजिप्ट और इथियोपिया आप जानते हैं कि एक टसल में फंसे हुए हैं, कैसे
क्योंकि horns with both Egypt and Ethiopia is against Egypt and Sudan both, क्योंकि जो ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम है, आपको ये पता होना चाहिए आपकी प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ये लिखा आ सकता है कि वाइट नाइल पे स्थित है। तो अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है कि नाइल की जो ट्रिब्यूटरीज है, वाइट नाइल, ब्लू नाइल, तो इसको मैनिपुलेट करके वाइट नाइल लिख दिया होगा, मे बी ब्लू नाइल पे स्थित हो, तो दैट इज ट्रू। जो ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम है, जिसको लेके सूडान और इजिप्ट की लड़ाई है, किससे, इथियोपिया से, क्योंकि इट वुड ब्रिंग फ्लड्स एंड बहुत सारी और दिक्कतें हैं, और ड्रिंकिंग वाटर छीन लेगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अफ्रीका, बट एंड इट इज ऑन ब्लू नाइल विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइल। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इजिप्ट की तो वैसे ही आप देखेंगे कि थोड़ी सी बायस है मिलिट्री के लिए, है ना, और कुछ दिक्कतें उनके लिए भी हैं। तो अगर सूडान की मिलिट्री का ध्यान सारा इधर चला जाएगा तो इजिप्ट का साथ कौन देगा, और इथियोपिया इसका फ़ायदा उठा सकती है। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। UAE, which invested significant resources in Sudan after South Sudan split from the country, sees huge and relatively underused agricultural potential of the rich soil that borders the Nile River। भाई जो रिवर को बॉर्डर कर रही है जगह, वो फर्टाइल तो होगी ही, है ना। तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, तो उसमें वो काफ़ी पोटेंशियल देखते हैं। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। UAE इसीलिए काफ़ी अपने उन्होंने क्लोज टाइज बिल्ड किए, किसके साथ, हमदान डगलो के साथ। हमदान डगलो आप जानते हैं पैरा मिलिट्री के हेड हैं, चीफ हैं। तो कहीं स्टेट्स जो हैं वो मिलिट्री के साथ जुड़ी हुई है अपने किसी रीज़न की वजह से, उनका साथ बहुत ज़रूरी है, कहीं पैरामिलिट्री के साथ जुड़ी हुई, तो UAE पैरामिलिट्री के साथ, है ना। तो हु सप्लाइड हिज मैन, क्योंकि पैरामिलिट्री ने अपने लोग भेजे थे UAE और सऊदी अरेबिया के लिए। जब सऊदी अरेबिया और UAE यमन के साथ, यमन में बेसिकली जो हाउदीज हैं ईरान बैक्ड, उनके साथ बैटल में जुड़े हुए थे। लेकिन अब फाइनली हम यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ देख रहे हैं कि Saudi Arabia is sort of seeking a rapprochement with Yemen and things are cleaning up। तो ये चीज़ थोड़ी आप कह सकते हैं डाइल्यूट हो जाती है। इन रिटर्न डगलो रिसीव्ड, क्योंकि डगलो को इसके रिटर्न में बहुत सारा पैसा मिला था, इस वजह से उन्होंने अपने RSF को, अपनी पैरामिलिट्री को और स्ट्रॉन्गर बनाया, है ना। तो अब देखते हैं व्हाट हैपेंस नाउ। रशिया का क्या स्टेक है। रशिया, द क्रेमलिन हैज़ लॉन्ग वांटेड टू कंस्ट्रक्ट नेवल बेस, जिसमें बहुत सारे ट्रूप्स, 300 ट्रूप्स एंड 4 शिप्स इन पोर्ट सूडान आप बेसिकली होस्ट कर सकें, है ना। तो ये रेड सी होगा, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। जो वैगनर ग्रुप है, आप जानते हैं वैगनर ग्रुप जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी लड़ रहा है, पुतिन के काफ़ी क्लोज टाइज हैं इस वैगनर, इट इज़ अ प्राइवेट आर्मी। तो उनके बिहाफ पे वो यूक्रेन में भी लड़ रहे हैं और पुतिन के काफ़ी क्लोज हैं। तो वैगनर ग्रुप के भी काफ़ी स्टेक्स हैं सूडान के गोल्ड और यूरेनियम रिजर्व्स में। ओके, और वैगनर ग्रुप फाइटर्स अपने क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, तो जो इनके फाइटर्स को हायर करता है या जनरल्स को, मिलिट्री जो भी इनकी प्राइवेट है, तो पैसा देते हैं रिटर्न में, है ना। तो वैसे ही दारफूर अगर आप जानते हैं, इनका जो रीजन है सूडान का, उसमें काफ़ी अगर आपको पास्ट पता है और आप हिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, तो आपको दारफूर में किस तरह का, कितने लोगों को मारा गया था, बहुत सारी दिक्कतें। तो तब भी वैगनर ने अपने यहाँ पे लोगों को भेजा था। तो वैगनर ने बोला है कि मैं मीडिएट कर देता हूँ, है ना, आई वुड ब्रिंग पीस इन सूडान, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैज़ हैपेंड एज ऑफ येट। वेस्टर्न कंट्रीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे ये था कि दे वर वेरी हैप्पी कि डेमोक्रेसी वापस आ रही है, जब बशीर को हटाया गया था। लेकिन वो वेरी हैप्पी तो थे, लेकिन जब ये कू हो गया 2021 में, उनके पास उनकी हैप्पीनेस वैसी ही डैम्पन हो गई थी, तो उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया ही नहीं। सो दे वर स्मार्टर। Dons and their godfathers. As you very well know, this is about the encounter and जो public execution या quick justice mechanism जो लोगों ने अपने हाथ में लॉ लेना शुरू कर दिया है, इससे रिलेटेड है। और हम देखते हैं, क्योंकि ये प्रकाश सिंह जी ने लिखा है। प्रकाश सिंह जी आप जानते हैं, देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठ रहा है, ऑल्दो आप जानते हैं एक बहुत वाइड एक्सेप्टेंस है, जो अतीक अहमद और उनके एड, उनके ब्रदर अशरफ को मारा गया है, तो एक बहुत पब्लिक एक्सेप्टेंस है इस चीज़ की, स्पेशली यूपी के लोगों की, बिकॉज सॉर्ट ऑफ दे नो कि माफिया सिस्टम जो था उनके अंडर एंड ऑल ऑफ दैट। बट मोर और लेस आप जानते हैं, कीपिंग दैट असाइड, इट इज़ विजिलेंटिज्म। 3 people they come up and they take law in their own hands. It is unfortunate, as Prakash Singh also writes. पर जो क्वेश्चन उठ रहा है बहुत सारे और लोगों द्वारा, वो है पुलिस के ऊपर। कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस मिली हुई थी, कई लोग कहते हैं कि जो भी, आप सब जानते हैं, मुझे इस चीज़ में नहीं घुसना। कई लोग कहते हैं कि पुलिस केपेबल ही नहीं है,
और फिर प्रकाश सिंह जी, आप जानते हैं कितने सालों से पुलिस रिफॉर्म्स के लिए लड़ रहे हैं। आप इनकी जजमेंट भी पढ़ के जाइए, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ जो प्रकाश सिंह जजमेंट है इनकी, मतलब ही वॉज अ पार्टी टू इट। ओके, तो वो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स आपको पढ़ के जानी है। प्रकाश सिंह जजमेंट में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस ले डाउन की एंड ऑल ऑफ दैट। He's been fighting for this cause from quite a long time now. तो इनका रिस्पॉन्स क्या है जब लोग ये कहते हैं कि यूपी पुलिस हैज फेल्ड और मे बी इट वाज कॉम्प्लिसिट इन द क्राइम एंड दे आर नॉट केपेबल एंड a lot of that, right? अभी रिसेंटली हमने जब पंजाब पुलिस के केस में भी देखा, तो जब अमृतपाल सिंह, अब तो फाइनली हैज बीन अरेस्टेड, पर अमृतपाल सिंह जब भागे एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, तो तब भी यूपी पंजाब पुलिस पे काफ़ी सवाल उठे थे। तब भी प्रकाश सिंह जी का क्या कहना था उस पर हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको 4-5 पॉइंट्स मिलते हैं जो बहुत रेलिवेंट है। अब देखिए 1993 में जब भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन आए तो एन वोरा कमेटी और जस्टिस मालिमट कमेटी को जरूर मेंशन कीजिए। तो 1993 में जब गवर्नमेंट ने बनाई एन वोरा कमेटी कि बेसिकली आप बताइए क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कैसे क्राइम या क्रिमिनल्स जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन है उनका नेक्सस है पॉलिटिशियंस के साथ, गवर्नमेंट फंक्शनरीज के साथ, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के साथ। इसमें बताइए आपका क्या कहना है, क्या रिकमेंडेशन है। इसीलिए स्थित की गई एन वोरा कमेटी। एन वोरा कमेटी ने रिकॉर्ड किया कि देखिए एक नेटवर्क एग्जिस्ट करता है माफिया का, जो सरकार तो चल रही है पर अपनी एक सरकार चला रहे हैं, पैरेलल गवर्नमेंट रन करता है नेटवर्क ऑफ माफिया। ओके, तो जो स्टेट अपैरेटस है it probably is pushed into irrelevance. State government is not relevant, पर जो ये माफिया गवर्नमेंट चल रही हैं वो relevant है। तो इसीलिए काफी उन्होंने recommendations भी दी, लेकिन उस पर कोई follow up action नहीं था। तो there were heated discussions जब पार्लियामेंट में एक ऑपोजिशन ने दूसरे रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, रूलिंग गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ, ये सारी बातें हुई, हीटेड डिस्कशन जी, बस इतना ही होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ग्रेजुअली क्या हुआ, अभी तो हमने यहाँ पे पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स की बात की, पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस, ये एन वोरा कमेटी से आया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने इसमें पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, ये भी चीजें खुलती हुई हमें दिखी कि ये लोग सारे सिम्बायोटिक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आप जानते हैं। ओके, द नेक्सस हैज तो इसी नेक्सस से इमर्ज होते हैं माफिया डॉन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, श्री प्रकाश शुक्ला इन यूपी, देयर आर अदर्स आल्सो, ब्रिजेश सिंह एज यू नो, अरविंद राय एज यू वेरी वेल नो, आई कैन गो ऑन कोट लॉट मेनी, बट लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स हियर। अब कैसे इस नेक्सस को तोड़ा जाए, हाउ शुड दिस नेक्सस बी ब्रोकन। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये 4-5 पॉइंट जो प्रकाश सिंह जी लिखते हैं कि कैसे इस नेक्सस को तोड़ा जाए, आप लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स एन वोरा कमेटी, जस्टिस मालिमट कमेटी तो आप मेंशन करेंगे, एन वोरा कमेटी ऑफ 1993, जस्टिस मालिमट कमेटी ऑफ 2003। ओके, अब यहाँ पे कैसे, पहली बात तो क्या, पॉलिटिकल पेट्रनेज और प्रोटेक्शन माफियाज का इमीडिएटली स्टॉप हो जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 2, जो इकोनॉमिक एम्पायर है माफियाज का, इट हैज टू बी डिमोलिश्ड। हर चीज इकोनॉमी है। देखिए जब ब्रिटिशर्स आए तो हमने उनको जब बॉयकॉट करना शुरू किया, उनकी एसेंशियल कमोडिटीज और इस तरह की चीजों को, तो इसीलिए किया क्योंकि जब आप इकोनॉमी तोड़ दोगे ना किसी की, वो अपने आप इंसान टूट जाएगा, वो अपने आप उनका जो एम्पायर है वो खत्म हो जाएगा, और वही हुआ है ना। तो वैसे ही माफियाज का इकोनॉमिक एम्पायर तोड़ो। तीसरा, The dons should be made accountable to the law. अगर हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, या अगर हम कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ऑल ऑफ दैट, तो लॉ की नज़र में क्यों माफियाज को विटनेस प्रोटेक्शन नहीं है ना। अगर मैं आपको बताऊं तो कितने सारे विटनेसेस हैं, दे टर्न हॉस्टाइल, मतलब वो मना कर देते हैं, वो अपना, देखिए ऑफ कोर्स उनकी फैमिलीज को बोल दिया जाता है कि हम आपकी फैमिलीज को मार देंगे, आपकी वाइफ के साथ ऐसा कर देंगे, आपके बच्चों के साथ ऐसा कर देंगे। तो जो विटनेसेस होते हैं, जिन्होंने क्राइम्स देखे होते हैं अपनी आंखों से, वो मना कर देते हैं, नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, ही वाज नॉट देयर, ही वाज हियर, ही वाज देयर। तो ऐसा तो इतने साल तक को जो गैंगस्टर्स हैं वो कभी हो ही नहीं पाते। तो इसीलिए विटनेस प्रोटेक्शन के लिए भी तो एक लॉ लाओ। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई विटनेस प्रोटेक्शन के लिए रजीम ही नहीं एग्जिस्ट करता। खैर, ये आपका एक सजेशन है। 4, the wings of the police officers and bureaucrats who are part of the nexus should be clipped. बिल्कुल आइडेंटिफाई करिए कौन से पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स इस तरह से इस नेक्सस में हैं, एंड यू शुड बी क्लिपिंग देम। यूपी शुड बी, अब देखिए यहाँ पे यूपी को क्रेडिट करते हैं
कि कहीं ना कहीं उन्होंने इन 4 चीज़ों पे काम किया है, क्योंकि आज के समय, ऐसा प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं, आज के टाइम में कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं है हाईएस्ट लेवल पे, एटलीस्ट लोकल लेवल्स पे हम कुछ नहीं कह सकते, हाईएस्ट लेवल पे कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन नहीं है माफियाज के लिए। और इनका इकोनॉमिक एम्पायर आप जानते हैं कैसे डिग्रेड किया है योगी सरकार ने, क्योंकि अतीक अहमद का, उनका फैमिली का जो ₹1000 करोड़ से ज़्यादा का जो एम्पायर था, उसको या तो जब्त कर लिया गया या उसको डिमोलिश कर, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप जानते हैं जहाँ पे सो कॉल्ड अपना वो बिजनेस चलाया करते थे, है ना, उनको डिमोलिश कर दिया गया। यू सी ऑल ऑफ देम, है ना। साथ ही में और 12 गैंगस्टर्स, 29 एज, दे वर कन्विक्टेड। मुख्तार अंसारी was sentenced to 10 years imprisonment while Atiq Ahmed was given life imprisonment. प्रयागराज, याद कीजिए। The wheels of the justice had at last begun to move. हमें लगा था जस्टिस होने लगा है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ पिटफॉल्स हुए और बहुत अनफॉर्चुनेट है। योगी आदित्यनाथ अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट बीन एबल टू बिल्ड अ कोहेसिव टीम ऑफ डेडिकेटेड ऑफिसर्स। उनके पास डेडिकेटेड ऑफिसर्स नहीं है। ओके, अतीक अहमद को और अशरफ को अगर अप्रैल 15 को मारा गया बाय 3 अननोन यंग क्रिमिनल्स वाइल बीइंग टेकन, क्योंकि जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाया जा रहा था, एंड इट वाज ऑफ कोर्स it was all caught up on the media, on the screens, because उनके सामने सब कुछ हुआ। Security personnel escorting the accused were caught unawares, and their response left much to be desired. What happened was avoidable and unfortunate. It should be avoided. होना चाहिए ऐसा, अवॉइड कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पुलिस कस्टडी में सेफ नहीं है तो फिर आप कहाँ सेफ है? क्योंकि कस्टडी का मतलब क्या होता है कि किसी भी कॉस्ट पे बचाया जाएगा आपकी जान को। पर खैर, इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन फिर भी अगर इस स्टेज पे ये काफ़ी इमेच्योर है ये बोलना कि स्टेट पुलिस वॉज कॉम्प्लिसिट। Let the judicial probe and inquiry into the incident, order something on it. They would decide if it was if it was in hands with it or whatever. The judicial probe and police investigation should reveal how these, पहली बात तो judicial probe को ये बताना है कि कैसे young gangsters जो 3 different जगहों से आ रहे हैं, ये साथ कैसे आ गए, इनकी मोटिवेशन क्या थी, इनको फिनेंस किसने किया, क्योंकि तो बहुत ही गरीब खानदान से आते हैं, ऐसा बता रहे हैं सारे उनके फैमिलीज बता रहे हैं कि इनके पास तो 100 रुपए नहीं होते थे कुछ अपने लिए खाने के लिए, तो 5.5 लाख की गन्स कहाँ से आ गई, टर्किश पिस्टल्स इनको किसने दी, किसने इनको ट्यूटर किया कि मारने के बाद आपको स्लोगन्स, रिलीजियस स्लोगन्स बोलने हैं, कैसे हुआ ये सब कुछ। तो ये सारे मैटर्स पे तो डेफिनेटली बाहर आना चाहिए जो सच है। The explanation that they carried out, उनकी explanation ये है कि हमने ये इसीलिए carry out किया क्योंकि हमें famous बनना है और in future हमें बड़े बड़े contracts मिलेंगे इस वजह से। This is unconvincing. This definitely cannot be, इतने बड़े केस के लिए ये reason नहीं हो सकता। Judicial probe को definitely इस पे अपना investigation करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। Meanwhile the blame game is on. The judicial inquiry should also expose कैसे जो असद अहमद का एनकाउंटर था, जो अतीक अहमद का बेटा, not that the facts the politicians in the party, देखिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, although बहुत लोगों को पता है कि ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, किन पॉलिटिशियंस ने, किस पर्टिकुलर पार्टी ने या किन तरह की पार्टीज ने आज तक फैसिलिटेट किया है एक टांगे वाले के बेटे को इतना बड़ा डॉन बनने ने, किसने फैसिलिटेट किया, ये सारी चीज़ें एंड देयर ऑफ कोर्स बहुत सारी पार्टीज इसमें है। एक मैं अगर आपको बात बताऊं, ऑल्दो आई डोंट नो दिस इज इफ दिस इज द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट दिस थिंग, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिकल पार्टी आप देखेंगे ना तो कोई ना कोई गैंगस्टर उनसे लिंक्ड है। अगर हम बात करें ब्रजेश सिंह की, तो ब्रजेश सिंह की जो वाइफ है, शी इज़ ऑलरेडी MLC फ्रॉम द रूलिंग पार्टी इन UP BJP। और अगर हम बात करें BSP से, अतीक अहमद लड़े रिसेंटली, SP को बहुत बार, आप SP को तो जाना ही, दे आर इन फेमस फॉर दिस थिंग ओनली कि पॉलिटिकल माफियाज के साथ उनका नेक्सस था। और यहाँ पे प्रकाश सिंह जी भी SP को ही रेफर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के बारे में भी हम जानते हैं, है ना। तो ये सारी पार्टीज, मुख्तार अंसारी के बारे में भी हम जानते हैं कि उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी से अपने इलेक्शंस लड़े। तो ये हर कोई ना कोई, और ये तो अपनी पार्टीज भी बदलते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन से ही नेक्सस है सिर्फ इस तरह का गैंगस्टर पंथी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर रिलीजन के लोग इस बिजनेस में दिख जाएंगे और हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ लिंक दिख जाएगा। मीनवाइल द ब्लेम गेम इज ऑन। ओके, तो वही सारी चीज़ें द वेस्टर्न मीडिया, इन्होंने कहा है कि हिपोक्रेसी हर बार दिखा देती है। जैसे BBC ने रिपोर्ट किया, उनका देखिए, अ हेडलाइन कैन ऑलवेज मेक और ब्रेक इट।
है ना, क्या आपका इंप्रेशन बन रहा है एक पर्टिकुलर इवेंट का, वो एक हेडलाइन और एक मीडिया ही डिसाइड करती है। तो जब आप हेडलाइन में ये पढ़ रहे हैं अ फॉर्मर MP हैज बीन किल्ड एंड देन दे गो ऑन टू रिप्रेजेंट अतीक अहमद एज अ रॉबिन हुड, है ना, तो एवरीथिंग इज शैटर्ड देयर। वैसे ही हमारी कंट्री पे इतनी सारे सवाल उठते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि देखिए इतना MP को मार दिया, प्रोटेक्शन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है इंडिया में, डेमोक्रेसी नहीं है, ये वो। तो ये नहीं दिखा रहे आप कि वो एक माफिया डॉन था, या कुछ भी इस तरह का, क्या पता उसकी कोई पर्सनल राइवलरी हो उस इंसान के साथ, ऐसा प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं। ओके, तो वही, और कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रही है कि इंडिया हैज़ बीन स्लाइडिंग टूवर्ड्स एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस, है ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल एनकाउंटर्स, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन वो अपना तो कोई कुछ नहीं देखना किसी ने। US में हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं गन वायलेंस। वहाँ पे जब आपका संविधान प्रोटेक्ट कर रहा है, गन आप कोई भी रख सकते हो, कोई भी सिटीजन अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गन्स रख सकता है अपने घर पे, तो उसको फिर यूज भी करेगा कोई, किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है उसको मार दो, किसी को एक काला लड़का पसंद नहीं है, लड़की पसंद नहीं है, उसको मार दो, आप गोरे हो, किसी को अगर गोरा कोई पसंद नहीं है तो गोरे को मार दो, मतलब यही चल रहा है वहां पे। तो US में 1000 सिविलियंस ऑन एवरेज, इनफैक्ट लास्ट ईयर तो इससे भी ज्यादा, है ना, दे आर किल्ड इन पुलिस शूटिंग्स एवरी ईयर। एंड इवन पुलिस शूटिंग्स तो हम यहाँ देख रहे हैं, पर वो वैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और एक्स्ट्रा पुलिस किलिंग्स भी हो रही हैं वहाँ पे। द पुलिस आर टेकिंग द, अब जानते हैं कि यहाँ पे पुलिस को काफ़ी ब्लेम किया जा रहा है इन तरह के केसेस में। परहैप्स सही भी है, प्रकाश सिंह जी का कहना है कि जो क्रिटिसिज्म पुलिस की हो रही है मे बी सही भी है, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत है, और मैं कितने टाइम से कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अतीक अहमद ग्रू इन स्टैचर वाइज DMs, ओके, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर आते हैं हम जस्टिस मालिक भट्ट कमेटी। जस्टिस मालिक भट्ट कमेटी ने वार्न किया था कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वर्चुअली कोलैप्सिंग, तो उस पर क्यों ध्यान नहीं, क्यों करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए, जब कमिटीज बिठाते ही क्यों बैठती हैं, वो सिर्फ हमारे UPSC के आंसर्स में कोट करने के लिए आती हैं क्या कमेटी, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, क्यों उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, एक बार आप खुद सोच के देखिए। और ये कब तक चलता रहेगा, क्यों सिर्फ आप एकेडमिशियंस के लिए या UPSC या इस तरह के पेपर्स के लिए कमिटीज की रेलेवेंस होती है, बाकी रियलिटी में तो कोई इसकी रेलेवेंस हो नहीं रही है। ठीक है, द ग्रिम रियलिटी इज इफ वी डू नॉट ब्रेक द नेक्सस बिटवीन criminals, politicians and government servants, if we do not take the effective steps to prevent the entry of criminals into legislative assemblies and parliament, and do not overhaul the criminal justice system and insulate the police from external pressures, the situation can only worsen, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए, हमें बहुत ब्रीफली द हिंदू के कुछ 2-3 आर्टिकल्स रह गए हैं, उन्हें डिस्कस करना है। चाइनीज इनवॉइस कमेंट्स मिफ यूरोप एंड यूक्रेन, तो चाइना के एक एम्बेसडर हैं फ्रांस में, वो उन्होंने बहुत ही एंग्री कर दिया है पूरे ईस्टर्न यूरोप को और यूक्रेन को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि देखिए, जैसे इफ आई स्पीक आउट व्हाट ही सेज, कि जो और पोस्ट सोवियत जो कंट्रीज हैं उनका इफेक्टिव स्टेटस कुछ है ही नहीं। इंटरनेशनल लॉ को अगर हम देखें तो वो इफेक्टिवली उनका स्टेटस क्या है कुछ हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती जो ये बता रही है कि वो सॉवरन नेशंस हैं। क्या रशिया ने और इन सारे देशों ने एक अग्रीमेंट साइन किया था कि आज से आप सॉवरन नेशंस हैं? ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था। या पोस्ट सोवियत अलायंस ने ऐसा कुछ अग्रीमेंट साइन किया तो ये सॉवरन नेशंस नहीं है। तो इसमें ना ही केवल यूक्रेन की बात हो जाती है बल्कि सारी जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स हैं वो आ जाती हैं। जैसे बहुत सारी तो आज जो कंट्रीज हैं वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन गई हैं। ठीक है, तो मतलब वो सारे सॉवरन ही नहीं है। ओके, तो यूक्रेनियन के जो प्रेसिडेंशियल एड हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज हैं उनका जो स्टेटस है इट इज वेल एंट्राइंड इन द इंटरनेशनल लॉ। ओके, तो आप प्लीज ये मत बोलिए। साथ ही में जब यही जो चाइनीज एम्बेसडर हैं उनसे क्राइमिया के बारे में पूछा गया जो रशिया ने बेसिकली इन्वेड कर लिया था 2014 में, तो उस पर भी कुछ कहते हैं ये एम्बेसडर। ये कहते हैं कि देखिए, इट डिपेंड्स कि आप इस इशू को कैसे देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो कुछ और कहती है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्राइमिया रशिया का था स्टार्ट में, तो फिर आप कैसे उसको यूक्रेन का कह सकते हैं? तो completely being Chinese, completely characteristic of a Chinese ambassador.
तो फिर यहाँ पे यूक्रेन के वो प्रेसिडेंशियल एड कहते हैं, देखिए इट्स वेरी स्ट्रेंज एंड अब्सर्ड एंड इनसेन कि ये हिस्ट्री ऑफ क्राइमिया, कौन सी हिस्ट्री ऑफ क्राइमिया का वर्जन है ये जो बोल रहे हैं, और वो कंट्री बोल रही है जो अपने 1000 ईयर ऑफ हिस्ट्री के बारे में इधर उधर जाके कुछ भी इन्वेड करना शुरू हो जाती है, नहीं कि चाइना। ओके तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। इसमें जब जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं बाकी ईस्ट यूरोपियन बाल्टिक कंट्रीज़ के, एस्टोनिया, लिथुनिया, लातविया, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स भी हैं जिन्होंने ईयू को ज्वाइन कर लिया, तो ईयू में एस्टोनिया, लिथुनिया, लातविया भी है, आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने भी कंडेम किया, क्योंकि कौन सी कंट्री, however small or however large your country is, you're sovereign, everybody is a sovereign. Okay, तो वही इन्होंने कहा it's completely unacceptable, nobody should be saying all this nonsense. Okay, सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए यहाँ से हम कल के कुछ आर्टिकल्स हैं, आई डोंट नो कि अब FAQ सेक्शंस क्यों नहीं आ रहे हैं। द हिंदू के जो संडे की न्यूज़पेपर्स हैं, FAQ सेक्शंस काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। आई डोंट नो व्हाई दे हैव सॉर्ट ऑफ डिसकंटिन्यूड इट। Supreme Court preserves women's access to abortion pill in US for now. तो यहाँ पे देखिए everybody is celebrating in US, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो women's access है to a drug जो abortion के लिए यूज किया जाता है US में, तो वो access अभी रहेगा, ठीक है, तो उस पर कोई अभी restrictions नहीं लगाई जाएंगी। तो ये बेसिकली ड्रग का नाम है मिफेप्रिस्टोन, ठीक है। तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में एक और ड्रग भी है, मीजोप्रोस्टल। तो मीजोप्रोस्टल और मिफेप्रिस्टोन, ये लिखे होंगे ड्रग्स का नाम, और उससे रिलेटेड लिखा होगा कि ये ड्रग्स क्या हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं या अबॉर्शन पिल है या क्या, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ऑफकोर्स it is something to celebrate in US also. Election Commission officials shot dead by rebels in Myanmar. आप जानते हैं कि कैसे जो opposition है हुंता की या जनता, जैसे भी आप pronounce करते हैं, म्यांमार की, तो they are quite not happy how the military functions, और तो उनको जो भी लगता है कि military के nexus में काम कर रहे हैं या human rights को infringe कर रहे हैं, जो भी, तो उनको वो मारना शुरू हो गए हैं। तो एक deputy head of Myanmar's election commission was shot dead in Yangon on Saturday by rebel fighter, the military said, in the latest killing of a high-profile individual linked to the country's junta. तो वही जो struggles, जो freedom struggles होते हैं कि आप जैसे इंडिया में जब आप अपना freedom struggle पढ़ते हैं तो कलेक्टर्स को मारना शुरू हो जाना या प्रिंसिपल्स को मारना शुरू हो जाना, यूरोपियन हमारी बहुत सारी विमेन फ्रीडम फाइटर्स द्वारा अगर आप पढ़ते हैं, तो ये एक तरीका होता है कि हम सिंबल को मार रहे हैं, दिस इज सिंबोलिज्म, है ना, कि हम जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं हम उनको मार रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर एक डेप्यूटी हेड है इलेक्शन कमीशन का, जो हमें पता है कि बायस्ड है और मिलिट्री की हुंता के साथ काफी क्लोज है, तो हम उसको मार रहे हैं। दिस इज सिंबोलिज्म, मार तो आप किसी को भी सकते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे होना शुरू हो गया है। इन पोर्टुगल विजिट लूला बैक्स रशिया यूक्रेन टॉक्स टू एंड द वॉर। आप जानते हैं प्रेसिडेंट जो है ब्राजीलियन लूला दा सिल्वा, नाउ जो इनके प्रीडेसेसर थे जेआर बोल्सोनारो, उनका जो आइसोलेशन का फॉरेन पॉलिसी थी कि हम किसी कंट्री के साथ काम नहीं करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, तो अब ये उससे बाहर निकल रहे हैं। ये ब्राजील इज बैक, जैसे जैसे जो बाइडेन आए, जो बाइडेन से पहले कौन थे, ट्रम्प, तो फिर उसके बाद जब जो बाइडेन आए तो हर जगह जाके कहते थे अमेरिका इज बैक, वैसे ही कह रहे हैं ब्राजील इज बैक, क्योंकि जो ट्रम्प थे वो WHO से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, US को पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था, तो ये क्या कर रहे थे, सारी चीज़ों को दोबारा रीजॉइन करते जा रहे थे। तो वैसे एक सिंबोलिज्म ये दे रहे हैं कि ब्राजील इज बैक, वी आर रेडी टू नेगोशिएट, वी विल बी, हम एक न्यूट्रल मीडिएटर भी हो सकते हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्टुगल में बेसिकली लूला ने कहा है कि देखिए वी अर्जेंटली नीड अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो बैठ सके एक राउंड एक टेबल पे और यूक्रेन और रशिया से दोनों से बात कर सके। ब्राजील डज नॉट वांट टू टेक पार्ट इन दिस वॉर, ब्राजील वांट्स टू बिल्ड पीस, और साथ ही में हम यही चाहेंगे कि नेगोशिएशन हो, नेगोशिएशन इज द रूट। लेकिन पोर्टुगल के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट लूला बिलीव्स द रोड टू अ जस्ट एंड लास्टिंग पीस इम्प्लाइज मेकिंग नेगोशिएशन अ प्रायोरिटी। तो जब लूला ने ये कह दिया कि नेगोशिएशन डिप्लोमेसी ये प्रायोरिटी है, और कुछ जो ब्लेम है वो शेयर यूक्रेन भी करती है और वेस्ट कंट्रीज भी करती हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से अभी तक ये चीज़ इतनी ड्रैग हो रही है, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऑफ कोर्स यूक्रेन इज नॉट वेरी हैप्पी ब्राजील से इस बात की वजह से।
तो पोर्टुगल के प्रेसिडेंट देखिए कितने सटल तरीके से कहते हैं कि लूला का ये व्यू है, लेकिन पोर्टुगल की एक डिफरेंट पोजीशन है। हम कहते हैं कि रोड टू पीस हो सकता है, पीस हो सकता है, लेकिन इससे पहले की नेगोशिएशन हो, यूक्रेन के पास हर वो राइट है कि वो इन्वेजन को रिस्पॉन्ड कर सके। तो जो यूक्रेन कर रहा है वो सही है, ठीक है। फिलीपींस रेजेस कंसर्न्स ओवर ताइवान ड्यूरिंग चाइनीज ऑफिशियल्स विजिट। तो फिलीपींस के जो टॉप डिप्लोमेट हैं उन्होंने कहा है कि देखिए हम काफ़ी कंसर्न हैं ताइवान के आसपास, ताइवान स्ट्रेट में जो टेंशन हैं एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। वाइल ऑल्सो देखिए उन्होंने कहा है कि हम वन चाइना पॉलिसी को तो रियटरेट फिर से करते हैं कि हम वन चाइना पॉलिसी में ही मानते हैं, फिलीपींस बिलीव इन इट, लेकिन हम सेम टाइम पे अपना कंसर्न भी व्यक्त करना चाहते हैं कि जो एस्केलेटिंग टेंशन हो रही हैं अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट, इट्स नॉट क्वाइट करेक्ट। और हम दोनों क्लोज नेबर्स हैं अक्रॉस द सी, और हम वैल्यू करते हैं एक दूसरे को। अमिड द फ्लूइड एंड टर्बुलेंट रीजनल सिचुएशन, अ हेल्दी एंड स्टेबल चाइना फिलीपींस रिलेशनशिप इज नॉट ओनली meeting the aspirations of our two peoples but also in line with the common aspirations of the regional countries. ये बातें चाइना ने कही हैं, ठीक है। So this is all what is written here. Tamil Nadu Factories Act amendments wake might hike work hours. अब देखिए तमिलनाडु असेंबली ने एक अमेंडमेंट लेके आए हैं फ्राइडे को टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। क्यों? ताकि फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सके वर्क आवर्स में। ओके, तो इससे क्या होगा बेसिकली, इट वुड एनेबल सिलेक्ट फैक्ट्रीज, कुछ सिलेक्टेड फैक्ट्रीज को अगर एक्सटेंड करना है, वर्क आवर्स को बढ़ाना है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? देखिए इंटेंट वही है जो बीजेपी रूल्ड कर्नाटका का इंटेंट था जब वो एक अमेंडमेंट लेके आए थे टू द फैक्ट्रीज एक्ट। इंटेंट वही है कि फ्लेक्सिबिलिटी आई जा सके एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन इंटेंशन कुछ भी हो, उसका मिसयूज तो हो सकता है, राइट? क्योंकि आपने जब ये कह दिया फ्लेक्सिबिलिटी है तो डेफिनेटली उसका मिसयूज हो सकता है, इस वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो अश्योर कर रही है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को, पब्लिक को भी, कि देखिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हैं एक हफ्ते के लिए 48 आवर्स ऑफ वर्क वो रहेगा, इट विल बी मेंटेन। एक दिन में फॉर एग्जाम्पल में 12 घंटे काम करवा लिया या 14 घंटे काम करवा लिया, तो आप रोज 14 घंटे नहीं, वो एक दिन काम पड़ गया तो इस वजह से अलाउ कर दिया, पर हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं हो सकता। वी विल मेंटेन इट एट एनी कॉस्ट, ओके। और सिर्फ वो जो कंपनीज हैं जो वॉलंटरली ऑप्ट करेंगी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए, ऐसा नहीं हम सब पे थोप देंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स कितना भी करवाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ओके। लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि आप अगर ये सेफ गार्ड्स बोल रहे हैं तो आपने अमेंडमेंट में एक्सप्लिसिटली मेंशन क्यों नहीं किया? क्योंकि कर्नाटका का इंटेंट अगर सेम था लेकिन उनकी अमेंडमेंट में ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन थी, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्शंस 51, 52, 54, 55, 56 एंड 59 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट डील विद द नॉर्म्स ऑन वीकली आवर्स कितने होने चाहिए, वीकली हॉलीडेज कितनी मिलेंगी, डेली आवर्स कितने होने चाहिए, रेस्ट के इंटरवल्स कितने होंगे, कितनी देर के लिए होंगे, है ना, spread over maximum time spent in factory including intervals and extra wages for overtime। ये सारी चीज़ें बेसिकली सेक्शन एड्रेस करती हैं। कर्नाटका जब बिल लेके आया था टू अमेंड सेक्शन 54, 55, 56 एंड 59, तो उस अमेंडमेंट में बेसिकली सेक्शन 54 को जब अमेंड किया गया तो उसमें लिखा था कि डेली मैक्सिमम वर्किंग आवर्स इंक्रीज किए जा सकते हैं 12 आवर्स तक, 9 से लेके 12 आवर आपने इंक्रीज कर दिया कि हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 48 आवर्स इन अ वीक, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। विद द रिमेनिंग डेज बीइंग पेड हॉलीडेज, बाकी जितने भी दिन अगर आप काम करवाओगे तो उसको पे करोगे। तो यही सच अ चेंज वॉज सब्जेक्ट टू, और ये चेंज भी तब होगा जब आप रिटन कंसेंट लोगे वर्कर्स का। फिर उसके बाद इट अमेंडेड द, ओके, सो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, इट अमेंडेड। लेकिन इसमें तमिलनाडु के केस में कुछ नहीं है। तमिलनाडु के केस में एक नया सेक्शन लाया गया, सेक्शन 65A, पावर टू एग्जेम्प्ट इन स्पेशल केसेस विच कैन ओवरराइड सेक्शन 65। दिस न्यू सेक्शन इन इफेक्ट stated that the government could provide complete exemption। गवर्नमेंट, अब देखिए सुनिए कितना एक्सट्रीमिस्ट है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है कंप्लीट एग्जेम्पशन फ्रॉम एनी और ऑल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51 to 59 बेसिकली, कुछ यहाँ पे, फॉर एनी पर्टिकुलर पीरियड टू एनी फैक्ट्री थ्रू गैजेटेड नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, सब्जेक्ट टू विच लिख दो यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस ये हैं कि मैक्सिमम 48 आवर्स का होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये लिखा नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।